नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम उसे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमें पढ़ना है अप्रत्यक्ष मराठा शासन। ठीक है, आधुनिक इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होगा? मराठा शासन से होगा। परंतु उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम? अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन। उसके बाद आएगा प्रत्यक्ष मराठा शासन, फिर है सूबा शासन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, पुनः मराठा शासन, फिर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। इसके बाद ब्रिटिश लोग आके शासन किए, उसके बाद का देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन। ये क्या था अप्रत्यक्ष मराठा शासन? जब छत्तीसगढ़ में कौन से वंश का शासन था? मध्यकालीन इतिहास आपने पढ़ा होगा तो उसमें कलचुरी वंश आप पढ़ेंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश है। तो कलचुरी वंश के दो शाखाएं छत्तीसगढ़ में शासन करती थी, एक तो रतनपुर में, दूसरा रायपुर में। ठीक है, रतनपुर में और रायपुर में। तो जब भास्कर पंत, जब भोसला शासक थे, भोसला मराठा शासक, ठीक है, कौन है भोसला शासक? कौन? भास्कर पंत ने हमला किया। कौन से? रतनपुर के कलचुरी वंश के शासकों के ऊपर। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह उस समय शासक थे, तो उन्होंने मराठों के सामने घुटने टेक दिए। ठीक है, और आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 1741 ईस्वी में। ठीक है, भास्कर पंत ने हमला किया था। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, रिपीट होता है, कई बार रिपीट हुआ है कि भास्कर पंत ने कौन से शासन, किस शासक पर हमला किया था, या कौन से मराठा शासक पर हमला किया था? तो 1741 ईस्वी में क्या था? किसके ऊपर? रघुनाथ सिंह के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो जो कलचुरी शासन था ना, वो मराठों के अधीन आ गया था। ठीक है, तो मराठे वहां से चले गए, उसको जीत के चले गए, परंतु जो शासन है वो रघुनाथ सिंह ही करते रहे। ठीक है, उनके अधीन करते रहे। किनके अधीन? मराठों के अधीन। ठीक, फिर ये रघुनाथ सिंह थे। ठीक है, प्रथम कौन थे? मराठा अधीन शासक। पूछा जाता है कि प्रथम मराठा अधीन शासक कौन थे? तो 1741 में कौन थे? रघुनाथ सिंह। ठीक है, उनके मृत्यु के बाद मोहन सिंह, जो अंतिम कलचुरी शासक माने जाते हैं रतनपुर शाखा के। ठीक है, अंतिम कलचुरी शासक थे मोहन सिंह। इन्होंने भी मराठों के अधीन स्वीकार किया गया था, मराठों की अधीनता स्वीकार किया था। इनके मृत्यु के पश्चात ही जो मराठों ने 1757 में, ठीक है, 1757-58 से प्रत्यक्ष रूप से शासन आरंभ किया। मोहन सिंह ने षड्यंत्र किया था, मराठों को यहाँ आक्रमण किया था कलचुरी शासन के दौरान, मतलब रतनपुर में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ये षड्यंत्रकारी थे। ठीक है, तो इनको मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कहा जाता है। ठीक है, प्रथम कौन थे मराठों के अधीन? रघुनाथ सिंह। अंतिम कौन थे? मोहन सिंह। ठीक है, याद रहेगा, मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक थे रघुनाथ सिंह और अंतिम थे मोहन सिंह। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं रायपुर कलचुरी। इसी सेम पीरियड में रायपुर में अमर सिंह ने रायपुर में लहुरी शाखा, कौन सी? कलचुरी की लहुरी शाखा की स्थापना की। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बस एक स्टार्टिंग दे रही हूँ। ठीक है, अमर सिंह कहाँ लहुरी शाखा के संस्थापक थे। ठीक है, ये इसी 1741 के आसपास के दौरान ही ये रायपुर में अपनी शाखा स्थापित किए थे। वो साथ साथ ही ये रतनपुर और रायपुर के कलचुरी शासक शासन करते थे। ठीक है, तो रायपुर के कलचुरी शासक के संस्थापक कौन थे? अमर सिंह, और अंतिम शासक थे शिवराज सिंह। ठीक,
तो जब यहाँ मोहन सिंह की मृत्यु हो गई, फिर जब प्रत्यक्ष मराठा शासन आए ना, तब ये जो रायपुर की कलचुरी शाखा भी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, इनके वंशज खत्म हुए। फिर प्रत्यक्ष रूप से कौन आ गया शासन करने के लिए? मराठा। ठीक है, अब देखते हैं मराठों का शासन। ठीक, प्रत्यक्ष मराठा शासन, तो हम अप्रत्यक्ष मराठा शासन का डेट याद रखेंगे 1741 से 57 तक। ठीक है, 41 से 57 क्या था? ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन था। ठीक है, 174157 याद रहेगा, 174157। ठीक है, फिर देखते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब माना जाता है? 1758 से 1787 तक। ठीक है, 1758 टू 1787 ईस्वी तक। ठीक, प्रत्यक्ष मराठा शासन, इन लोग कहाँ से प्रत्यक्ष मराठा शासन स्टार्ट किए? रतनपुर से। ठीक है, रतनपुर से स्टार्ट किए थे। ठीक है, डेट याद रखिएगा 1758 से 58 से 87 तक। ठीक है, 5887 ये भी याद रखेंगे तो चलेगा। क्या? प्रत्यक्ष मराठा शासन 5887। अब ये भी याद रख सकते हैं कि प्रत्यक्ष मराठा शासन कौन कौन थे जो प्रत्यक्ष रूप से शासन किए? तो 5 लोग थे। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से। ठीक है, 58 फिर 87 याद रखिएगा, 5887। ठीक है, तो सबसे पहले शासक थे बिम्बाजी भोसले। इन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उनके बाद आते हैं चिमनाजी भोसले, इनका कार्यकाल उतना ज़्यादा नहीं रहा। फिर आते हैं व्यंकोजी भोसले। एक तो है बिम्बाजी भोसले जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, एक व्यंकोजी भोसले। इन्होंने सूबेदारों के माध्यम से, ये जो सूबा शासन है ना, इन्हीं के काल में चला था, सूबेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया था। ठीक है, फिर आते हैं पुरुषाजी भोसले, फिर अप्पाजी भोसले। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिम्बाजी भोसले से, इन्होंने किस प्रकार छत्तीसगढ़ में शासन किया। ठीक है, देखते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन। अब थोड़े इतिहास जानते हैं कि जो बिम्बाजी भोसले हैं किनके पुत्र थे और यहाँ उनको शासन करने के लिए किसने आमंत्रित किया और वो कैसे आए छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखते हैं नागपुर शासक भोसलावंशी, जो नागपुर भोसलावंशी शासक हैं, कौन थे? रघुजी प्रथम। उनकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद क्या हुआ? जो उनके 4 बेटे थे, ठीक है, 4 पुत्र थे, उनके बीच साम्राज्य के लिए लड़ाई शुरू हो गया कि मैं राजा बनूंगा, मैं यहाँ राज करूंगा, मैं यहाँ साम्राज्य करूंगा। ठीक है, तो ये जो युद्ध चालू हुआ ना उत्तराधिकार के लिए, ये जो राजा अपने उत्तराधिकार के लिए चुन के नहीं गए थे, इसलिए ये युद्ध प्रारंभ हो गया, उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, तो फिर पेशवा थे उस समय, तो उनकी मदद से जो रघुजी प्रथम की जो जितने साम्राज्य विस्तार थे उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया और 4 पुत्रों को प्रदान किया गया। ठीक है, तो बिम्बाजी भोसले रघुजी प्रथम के सबसे छोटे पुत्र थे, उनको कौन सा शासन मिला? छत्तीसगढ़ क्षेत्र का शासन सौंपा गया। ठीक है, तो अब देखते हैं बिम्बाजी भोसले ने कब से कब तक शासन किया और क्या क्या कार्य किया। अब देखते हैं बिम्बाजी भोसले प्रथम मराठा शासक। ठीक है, प्रत्यक्ष मराठा शासन प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? बिम्बाजी भोसले के शासनकाल से। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन क्या डेट याद रखना है? 5887 ठीक है, 1758 5887 याद रखिएगा, 5887 ये है बिम्बाजी भोसले का शासनकाल 5887। ठीक है, यहाँ से प्रत्यक्ष मराठा शासन प्रारंभ होता है। इनकी राजधानी क्या थी? रतनपुर। यह मराठों की प्रथम राजधानी मानी जाती है। ठीक है, जब भोसले शासक आए तो कहाँ से शासन स्टार्ट किए? रतनपुर से। ठीक है, प्रत्यक्ष शासन कौन प्रारंभ किया, ये क्वेश्चन पूछता है, तो बिम्बाजी भोसले। प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक कौन था? तो बिम्बाजी भोसले। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, उनके कार्यों को देखते हैं। स्थापत्य कला मतलब मंदिर निर्माण का कार्य किए। स्थापत्य कला क्या क्या किए? राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया रतनपुर में। रतनपुर में कौन सी मंदिर का निर्माण कराया? राम टेकरी। ठीक है, राम टेकरी। ठीक, फिर नर्मदा माई का मंदिर अमरकंटक में, और कुंड मंदिर और कुंड का निर्माण कराया था कहाँ? अमरकंटक में। ठीक है, उस समय जो अमरकंटक वाला हिस्सा था वह भी छत्तीसगढ़ के भूभाग में शामिल था। ठीक है, तो राम टेकरी मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो बिम्बाजी भोसले। ठीक है, बिम्बाजी भोसले। राम टेकरी मंदिर का निर्माण कहाँ है? और रतनपुर में। राम रतन प्रेम रतन धन पायो आपने सुना होगा, तो राम रतन धन। ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। और किसने दिया? तो बिम्बाजी ने। ठीक है,
किसने बनवाया? तो बिम्बा जी ने। नर्मदा माई का मंदिर और कुंड का निर्माण कहाँ? अमरकंटक में बिम्बा जी भोसले ने। फिर राजीव लोचन मंदिर जो राजीव में स्थित है, उनके खर्च के लिए एक गांव का दान किया। ठीक है, एक गांव को दान कर दिया कि इस गांव से जो भी आय होगा, इनकम होगा, जो भी राजस्व वसूली होगा, जो भी होगा, वो उसके खर्च से उस मंदिर का भरपाई किया जाएगा। ठीक है, उस मंदिर का खर्च चलाया जाएगा। ठीक है, तो राजीव लोचन मंदिर के खर्च हेतु एक गांव का दान किया। राम टेकरी मंदिर रतनपुर में राम रतन धन, किसने? बिम्बा जी ने, याद रखिएगा। नर्मदा माई का मंदिर अमरकंटक में राजीव लोचन मंदिर के खर्च हेतु गांव का दान किया। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, रायपुर में स्थित है दूधाधारी मठ, इसका जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, किसने कराया? बिम्बा जी भोसले ने कराया। परंतु इस जो मठ है ना, वो पहले से निर्मित था, उसका निर्माण किसने कराया था? आचार्य बलभद्र दास ने। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो बिम्बा जी भोसले ने। निर्माण किसने कराया? तो आचार्य बलभद्र दास ने। ठीक है, अब ऐसे याद रख सकते हैं, दूध पीने से क्या आता है? बल आता है ना। दूध पीने से ही हमें शक्ति आती है, तो बल आता है। तो दूधाधारी मठ का निर्माण किसने कराया? बलभद्र ने। ठीक है, दूध पीने से बल आता है। ठीक है, अब वो बल खत्म हो गया, जीर्णोद्धार कराना पड़ा। ठीक है, बल क्षीण हो गया तो उसका जीर्णोद्धार कराया गया। तो किसके द्वारा कराया गया? बिम्बा जी के द्वारा। ठीक है, बिम्बा जी को आप बाबू जी भी समझ सकते हैं, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जो भी हमको कुछ जरूरत रहता है तो पापा के पास पैसा मांगने जाते हैं, तो उनके पास पैसा मांगने गए, किसके लिए? जीर्णोद्धार के लिए। ठीक है, किसके पास? बाबूजी के पास। बाबूजी कौन? बिम्बा जी। ठीक, तो इन्होंने ये कार्य करा है। स्थापत्य मंदिर ये देख लिए। अब देखते हैं उनके सांस्कृतिक प्रथा क्या शुरुआत किया? जो दशहरा में छत्तीसगढ़ में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा। सोन पेड़ का पत्ती आता है। ठीक है, सोन पत्ती आता है, ऐसे इस शेप में रहता है। दशहरा में वो स्वर्ण पत्र, ये तो वो उसे प्रतीकात्मक रूप से स्वर्ण निर्मित पत्ती का उन्होंने प्रदान किया था, मतलब एक प्रतीक के रूप में उसे दिया था। फिर उसी पेड़ को, जो सोन का वृक्ष होता है, उसी की पत्तियों को लोग दशहरे के दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए प्रदान करने लगे। ठीक है, तो जो दशहरा में स्वर्ण पत्ता या सोन की पत्ती, सोन का एक वृक्ष होता है, उसकी पत्ती देने की प्रथा प्रारंभ किया गया। ठीक है, दशहरे में प्रदान करते हैं। ठीक, फिर आते हैं इनके प्रशासनिक सुधार। उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। क्या? तो कुछ शहरों का नाम लिया जाएगा, मतलब कुछ शहरों में कुछ बहुत ज्यादा प्रशासनिक सुधार किए। वो कौन कौन से हैं देखिए। राजनांदगांव व खुज्जी नामक जमींदारी प्रारंभ की। ठीक है, उस समय जमींदारी प्रथा चलती थी। ठीक है, तो उस समय राजनांदगांव तो आप जानते ही हैं, और खुज्जी उसी के आसपास का एरिया है, खुज्जी नाम का था, वहीं से एक जमींदारी प्रारंभ किया। ठीक है, उन राजनांदगांव खुज्जी नामक जमींदारी प्रारंभ की। तो कितने प्रशासनिक कौन कौन से जमींदारी प्रारंभ की पूछता है किसने? बिम्बा जी भोसले ने। तो 2 जमींदारी, कौन सा? राजनांदगांव और खुज्जी। राजनांदगांव और खुज्जी। ठीक है, ठीक, तो कौन सी जमींदारी प्रथा प्रारंभ की? राजनांदगांव और खुज्जी नामक जमींदारी प्रथा प्रारंभ की। अब देखिए, रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया। अब वो शासन कहाँ से करते थे? रतनपुर से। ठीक है, उनको बहुत सारे कार्य कहाँ होते थे? रायपुर में होते थे। ठीक है, क्योंकि रायपुर भी उस समय का एक थोड़ा विकसित शहर था, रतनपुर भी था। ठीक, तो दोनों शहरों में उनको कार्य पड़ता था, है ना। तो इसलिए क्या किए, वो रतनपुर रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर दिया, मतलब यहाँ का प्रशासन और वहाँ का प्रशासन, दोनों जगह के प्रशासन मैं देखूंगा। परंतु उनकी राजधानी क्या थी? रतनपुर। ठीक है, अब रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। अब जहाँ राजधानी है तो वहाँ तो सुविधाएं देंगे ही, तो वहाँ न्यायालय की स्थापना किए। ठीक है, प्रशासनिक एकीकरण किसका किया? जहाँ खुद रहते हैं, राजधानी रतनपुर और रायपुर का। ठीक, और जो 2 नई जमींदारियां प्रारंभ की, कहाँ की? राजनांदगांव और खुज्जी। ठीक है, फिर देखते हैं परगना पद्धति के ये सूत्रधार थे। तो 1 मिनट आप इसे याद कर सकते हैं 3R करके। 3R कार्य किसका? बिम्बा जी भोसले का। 3R कौन कौन सा? 3R राजनांदगांव खुज्जी नामक जमींदारी, रायपुर रतनपुर का एकीकरण, रतनपुर में न्यायालय। तो RR से आप याद आ जाएगा, RRR तो आप देखे होंगे, RRR। तो
तो यहाँ पे RRR वाला काम कौन किया था? बिंबाजी भोसले ने। राजनांदगांव और खुज्जी को एक जमींदारी प्रारंभ किया, रायपुर रतनपुर को एकीकरण किया और रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। तो RRR याद करेंगे तो शायद आपको आगे के भी याद आ जाए। ठीक है, फिर देखते हैं परगना पद्धति के सूत्रधार। एक परगना पद्धति होती है, शासन की पद्धति होती है, ठीक है, उसके सूत्रधार माने जाते हैं बिंबाजी भोसले। वो सूत्रधार तो थे बट ना अपने शासन काल में उसे लागू नहीं कर पाए। ठीक है, लागू नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको सिर्फ ना सूत्रधार माना जाता है। ऐसा होता है ना कि नियम बनाते हैं बट नियम लागू होने में टाइम लग जाता है, तो उनके रहते था कि ये नियम तो बन गया, ठीक है, परगना वाला, परंतु लागू नहीं हो पाया। ठीक, पर इसके जन्मदाता और प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? विट्ठलराव दिनकर को। ये कौन है? ये सूबेदार हैं, सूबेदार। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। विट्ठलराव दिनकर, इन्हें क्या माना जाता है? बस अभी याद रख लीजिए कि परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे। परगना पद्धति बना तो दिए बिंबाजी भोसले बट लागू नहीं कर पाए। अच्छा कार्य किए, बहुत सारे अच्छे कार्य किए, हम अभी पढ़ ही रहे हैं। RRR पढ़े, फिर परगना पद्धति पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सूत्रधार तो थे बट लागू नहीं कर पाए। इनको लागू किसने किया? विट्ठलराव दिनकर ने, या फिर उसके जन्मदाता भी माने जाते हैं विट्ठलराव दिनकर को। ठीक है, याद रहेगा, विट्ठलराव दिनकर का नाम याद रखिए। इन्होंने क्या किया था? परगना पद्धति का प्रयोगकर्ता या जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी हेतु मदनगढ़ किला क्षेत्र का 5 स्थान पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। मोहम्मद तारान खान बिंबाजी के सेनापति थे। तो सेनापति अब कहीं लड़ाई के युद्ध के लिए जाते हैं तो अच्छा कार्य किए, तो उनको बहादुरी के लिए मदनगढ़, जो रतनपुर में ही स्थित है, मदनगढ़ में कोई किला था, है ना, उसके कुछ 5 स्थान उनको उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। ठीक है, तो कौन दिया था, किसको दिया था और क्यों दिया था, ये याद रखिएगा। किसने दिया था? बिंबाजी भोसले ने। किसको दिया था? मोहम्मद खान तारान को। किसे? मोहम्मद खान तारान को। ठीक है, क्यों दिया था? बहादुरी के लिए दिया था। कहाँ का क्षेत्र दिया था? मदनगढ़ किला क्षेत्र। ठीक, फिर देखते हैं हम आक्रमण या संधि। अब बिंबाजी भोसले इतने अच्छे शासक थे तो कुछ संधि किए होंगे, कहीं पे आक्रमण किए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने नीलू पंत के नेतृत्व में, इनके सेनापति थे, नीलू पंत के नेतृत्व में दलपत देव, जो काकती वंशी शासक थे, दलपत देव, आप इसे मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, काकती वंश के शासक थे दलपत देव। 1770 में उनके शासन में आक्रमण किया परंतु असफल रहे। ठीक है, किन्होंने किया था? नीलू पंत ने किया था। ठीक है, नीलू पंत ने किया था। कहाँ किया था? दलपत देव के शासनकाल में कहाँ आक्रमण किया था? बस्तर में। ठीक है, बस्तर में। ठीक है, फिर देखते हैं दरियादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरियादेव काकती वंश के शासक थे दरियादेव, उनके साथ कोटपाड़ की संधि की। कौन सी संधि की? ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटपाड़ की संधि किया। ठीक है, कब किया? 6 अप्रैल 1778। याद रखिएगा डेट को, 6 अप्रैल 778। ठीक है, इनका शासनकाल कब तक है? बिंबाजी भोसले का 87 तक है। ठीक है, उसी को उल्टा कर दीजिए 78 में। ठीक, 78 में क्या किए वे? कोटपाड़ की संधि किए। ठीक, 78 में क्या किए? कोटपाड़ की संधि। तो इसे क्या याद रखिएगा? कोटपाड़ की संधि किसके साथ किए? दरियादेव के साथ। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? दरी और कोट। ठीक है, बिंबाजी भोसले कोट पहनते थे और ये दरी पहनते थे। ठीक है, दरी और कोट, दरी कोट, दरी कोट, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कपड़े का नाम है, दोनों तो कपड़े हैं तो याद हो जाएगा। दरी कोट की संधि कब? 78 में। ठीक, बिंबाजी के साइड से जो जिसने संधि किया था, जो संधि करने गया था, वो थे उनके सचिव थे। कौन थे? त्र्यंबक अवीरराव। ठीक है, त्र्यंबक अवीरराव उनके साइड से, बिंबाजी के भोसले के साइड से, जो कोटपाड़ की संधि करने गए थे। ठीक है, तो हमने देखा दरी कोट। दरी कोट याद रखिएगा, दरी कोट, दरी से मतलब दरियादेव और कोट से कोटपाड़ की संधि। किसने किया? दरी कोट किसने पहना था? बिंबाजी भोसले, याद रखिए। ठीक है, बिंबाजी भोसले ने किसको भेजा था? त्र्यंबक अवीरराव। ठीक है, त्र्यंबक अवीरराव। अब इसे क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? ठीक, हम सतर्क रहते हैं, 2 आंखों से देखते हैं। ठीक है, वो बिंबाजी भोसले कुछ ज़्यादा ही सतर्क थे, इसलिए वो 3 आंखों से देखते थे। ठीक है, तो त्र्यंबक, तो इतनी बड़ी संधि हो रही है तो एकदम शार्प माइंडेड होगा, 3 आंखों से देखता होगा, उन्हें भेजे थे, इसे याद रखिए। त्र्यंबक, अंबक मतलब
होता है, नेत्र होता है, जानते होंगे। तो त्रयंबक को ये भेजा, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बाजीराव बोल रही हूँ, बिंबाजी भोसले के साइड से कौन गए थे कोटपाड़ की संधि करने? त्रयंबक राव, ठीक है। कब हुई थी? 1778 में, ठीक। इसी संधि के बाद जो बस्तर है ना छत्तीसगढ़ का, पहली बार छत्तीसगढ़ का अंग बना था। पहले बस्तर ना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं आता था, मतलब उस क्षेत्र में शामिल था, परंतु जो शासन करते थे ना छत्तीसगढ़ में, जो रतनपुर से शासन कर रहे थे, वो उसके अधीन नहीं था बस्तर, वो पृथक था, वो एक रियासत थी, है ना, बस्तर रियासत था अलग अलग, ठीक है। इसी के बाद बस्तर पहली बार ना छत्तीसगढ़ का अंग बना, ठीक है। इसको पूछता है कब छत्तीसगढ़ का अंग बना, तो पहली बार एक कोटपाड़ की संधि के बाद बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बना, ठीक है। तो ये आक्रमण को याद रखिएगा, नीलू पंत के नेतृत्व में पहली बार किए थे बट असफल रहा था। फिर क्या करने भेज दिए? आक्रमण असफल हुआ तो संधि करने भेज दिए। संधि करने कैसे गए? कोट पहन के गए, ठीक है। कौन कोट पहना? तो त्रयंबक अबीराव, बिंबाजी भोसले पहनने वाले थे बट किसको पहना दिए? उनका आंख ज़्यादा तेज है करके, ठीक है, त्रयंबक को पहना दिए, ठीक। उन्होंने जाके किसके साथ संधि किया? दरी के साथ। दरी मतलब दरियादेव के साथ, काकती वंशी शासक थे ये, ठीक है। फिर अन्य कुछ फैक्ट्स हैं। उनकी 3 पत्नियां थीं, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई, ठीक है, याद रखिएगा। बाई है, याद हो जाएगा। आनंदी, उमा और रमा, आनंदी, उमा और रमा, ठीक है, 3 पत्नियां थीं। तो आनंदीबाई बिंबाजी की मृत्यु के बाद उन्हीं के हाथों में सत्ता आया। अब उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो उनके सत्ता का संचालन किसने किया? आनंदीबाई ने, ठीक है, 1787 से 1801 तक। परंतु सत्ता हेतु उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अब रहता है ना, राजा मर जाए तो रानी के हाथों शासन चलने तो कोई देता नहीं है, देखे होंगे आप बाहुबली में, ठीक है, रानी के औरत के पीछे कौन खड़ा होगा ऐसा बोलते हैं। तो सत्ता हेतु संघर्ष करना पड़ा इन्हें, किन्हें? आनंदीबाई को। तो किसके साथ करना पड़ा? उनके सूबेदार थे महिपत राव दिनकर, ठीक है। सत्ता के लिए उन्हें उनसे संघर्ष करना पड़ा, किनके साथ? महिपत राव के साथ, ठीक है। आनंद से मही पीते नहीं बना उनको, ऐसा याद रख सकते हैं। आनंद से मही, मही मतलब जानते होंगे, ठीक है। आनंद से मही नहीं पी पाई, मतलब उनके साथ संघर्ष हुआ, ऐसे याद रखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। किसके साथ? आनंद से मही, ठीक है, महिपत राव के साथ उनका संघर्ष हुआ। इनके समकालीन शासक कौन थे? किसके? आनंदीबाई के। तो बिंबाजी तो थे ही, जब उनकी मृत्यु हुई तो ये बन गई, ठीक है। चिमड़ा जी थे और व्यंको जी थे, ठीक है, बिंबाजी, चिमड़ा जी, व्यंको जी। और महिपत राव, उनसे संघर्ष हुआ था ना, तो वो भी थे उनके साथ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। फिर इन्होंने मंदिर निर्माण कार्य किया। जो रतनपुर में बिंबाजी भोसले ने राम टेकरी का मंदिर बनवाया था ना, उन्हीं के सामने बिंबाजी का मूर्ति का निर्माण कराया, हाथ जोड़े हुए, मतलब उन देवी से प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़े हुए बिंबाजी की मूर्ति का निर्माण उन्हीं के बनाए मंदिर राम टेकरी मंदिर में कराया, ठीक है। रतनपुर के किले के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया, उस किले के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। फिर आती है, ये तो आनंदीबाई के बारे में याद रखेंगे कि जब बिंबाजी का देहांत हुआ तो उनके सत्ता का संचालन किसने किया? आनंदीबाई ने। तो औरत के हाथों सत्ता संचालन नहीं होने दिया तो महिपत राव आ गए उनसे संघर्ष करने, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने क्या क्या कार्य किया? रतनपुर के किले के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया और अपने पति का मूर्ति बनवाया राम टेकरी मंदिर में, ठीक है। फिर उनकी दूसरी पत्नी उमाबाई, वो बिंबाजी की मृत्यु के कारण एकदम दुखी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उन्हीं के साथ सती हो गई, मतलब उन्हें जब जलाया गया तो साथ में वो सती हो गई। सती मतलब समझते हैं 1787 में ही। तो इन्हीं के नाम से सती चौरा स्थापित किया गया, कहाँ? रतनपुर में, ठीक है। उमाबाई के नाम से उमाबाई सती चौरा कहाँ है? रतनपुर में, याद रखिएगा। उमाबाई सती हो गई थी। और एक और पत्नी है उनकी रमाबाई, तो रमाबाई वो भी दुखी हुई थी, उनका पति मर गया तो वो जंगल चली गई थी, ठीक है, वनवास करने चली गई, तो उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होता। तो आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इनके प्रमुख पदाधिकारी किसके? जो बिंबाजी भोसले जो शासन करते थे उनके शासनकाल में कुछ प्रमुख पदाधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। वो कौन थे? घोड़ो महादेव। घोड़ो महादेव एक अधिकारी का नाम था जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी था। क्या था वो? प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी। कौन था? घोड़ो महादेव। कहीं पे महोदेव भी लिखा रहता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, महोदेव, ठीक है। कौन थे? अब घोड़े में जो महादेव को कहाँ बैठा दिए? घोड़े में, क्योंकि बहुत ज़्यादा
प्रमुख थे। तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन हो गए? घोड़ो महादेव। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक, फिर देखते हैं दूसरा प्रशासनिक अधिकारी कौन था? कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट कौन होता था? राज पंडित। ठीक है, अब देखिए कृष्ण जी की पूजा कौन करते हैं? पंडित लोग। तो राज पंडित, जो राज पंडित राजघराने से पंडित हैं, उन लोग क्या करते हैं? कृष्ण जी की पूजा। तो याद हो गया, कृष्ण पूजा कौन करते हैं? राज पंडित। ठीक है, कृष्ण भट्ट। अब देखिए कृष्णा जी मोहिते, आप इसका सरनेम को याद रखिए, मोहिते। मोह किसको देख के मोह जाते हैं? राजस्व, पैसा को देख के हर कोई मोह जाता है। ठीक है, तो राजस्व विभाग के प्रमुख कौन थे? कृष्णा जी मोहते। क्यों? राजस्व को देख के मोह गए, पैसा देख के मोह गए। ठीक है, और कृष्ण का पूजा किसने किया? पंडित ने। जो महादेव है उसको घोड़े पे बैठा दे, क्योंकि वो बहुत प्रमुख हैं, तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी। ठीक है, अब देखिए नीलू पंडित, ये कौन थे? सेनापति। इन्होंने बस्तर पे आक्रमण किया था, तो सेनापति है। ठीक है, नीलू पंडित। नीला रंग का पंडित कहाँ? देखो पंडित बोल के ये मत लगा देना कि वो राज पंडित है। ठीक है, पंडित क्या करता है? कृष्ण भट्ट की पूजा, मतलब कृष्ण जी की पूजा, ये याद रखिएगा। और नीलू पंडित है, आप ये नीलू को याद रखिए। कौन था वो? नीलू सेनापति था। ठीक है, फिर देखिए पांडुरंग महाड़िक। पांडुरंग एक नाम था, महाड़िक वो भी सेनापति था, पर सैन्य विभाग का था। ठीक है, सर सेनापति था, सर सेनापति। सेनापति से नीचे का पोस्ट होता है सर सेनापति, वही था। ठीक है, अब एक थे रामचंद्र बख्शी। ठीक है, रामचंद्र बख्शी कौन थे? कीब या किला प्रमुख है। अब देखो बख्शी से पक्षी रिलेट हो रहा है, बख्शी पक्षी। तो पक्षी कहाँ बैठता है? ऊपर बड़े बड़े किलों में, खंभों में बैठता है ना, तो किलों में किला का प्रमुख कौन? पक्षी। पक्षी से याद आ जाएगा आपको बख्शी। ठीक है, पक्षी कहाँ बैठते हैं? किलों में। किला मतलब ऊंचे ऊंचे किले होते हैं ना, पेड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे, खंबे होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? किला बोलते हैं। सॉरी, वैसे ऊंचाई में वैसे ही रहते हैं, उसे ही किला बोलते हैं। तो किला में कौन बैठता है? पक्षी। पक्षी मतलब क्या ये रिलेट करेगा? बख्शी, रामचंद्र बख्शी। ठीक है, कीब प्रमुख या किला प्रमुख, कीब बोलते थे, किला को कीब बोलते थे, तो कीब प्रमुख या किला प्रमुख, तो याद हो गया। ठीक है, बख्शी पक्षी कहाँ बैठता है? किला में, तो कीब प्रमुख। पांडुरंग महाड़िक, पांडुरंग क्या था? सर सेनापति था। ठीक है, पांडुरंग कौन था? सर सेनापति था। ठीक, नीलूपंत सेनापति था। मोहते, मोह गए किसको देख के? राजस्व को देख के। ठीक है, राजस्व विभाग। कृष्ण भट्ट कौन पूजा करता है? कृष्ण की। पंडित, पंडित याद रखिए। घोड़ो महादेव विशेष है, तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, आप इसको पढ़िए, और जिसे मैंने हाईलाइट किया है, जिसे बताया है प्रशासनिक सुधार जो है, प्रशासनिक सुधार किए और क्या किए, उन्हें एक बार सुनिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे बनेंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार में सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी बाईस में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू